वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 15वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है मेघ आए। मेघ आए इस चैप्टर का यह सेशन नंबर पहला है। मेघ आए ये जो चैप्टर है वह आपके काव्य खंड से लिया गया है, इसलिए यह कविता है। मेघ आए इस कविता के कवि के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं हम। मेघ आए इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने और सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। अब देखते हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके कौन कौन सी उन्होंने साहित्यिक विधाएं लिखी है और साहित्यिक विधाओं में उन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया है। काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, यह उनके प्रमुख कविता संग्रह है। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। अर्थात इन्होंने साहित्य के हर विधा में अपना योगदान दिया है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर जी बहुत चर्चित रहे। उन्हें अपने इस साहित्यिक योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं हमारी जो आज की कविता है मेघ आए, उसका सारांश संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर देते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दी गई है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज-धज कर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। अब देखिए इस कविता में मेघों का वर्णन या मेघों का तुलना कवि ने एक सज-धज कर आए हुए मेहमान, और वह मेहमान किसे कहा है? दामाद को, अर्थात जमाई को। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया कि देखो गांव में हम देखते हैं आज भी जब कोई शहर में रहने वाला दामाद जब गांव में जाता है तो उसके जाने पर जो प्रसन्नता, जो आनंद, जो उल्लास का वातावरण गांव में फैल जाता है, सेम वैसा ही वातावरण जब बादल आते हैं, मेघ आते हैं, बरसते हैं, वर्षा ऋतु होते हैं, तो वही आनंद, वही उल्लास, वही प्रसन्नता गांव में दिखाई देते हैं। तो बरसात का सजीव वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं बल्कि उनके भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है, अर्थात इनके काव्य शैली का यहाँ पर विशेषता दी है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि उनके काव्य शैली की क्या विशेषता है, तो आप यह लिख सकते हैं उसमें। अब देखते हैं हमारी कविता, जिसका शीर्षक है मेघ आए। मेघ आए इसका अर्थ क्या होता है? मेघ का अर्थ होता है बादल, अर्थात बरसात ऋतु में वर्षा जब होती है तो उसके पहले आकाश में बादल छा जाते हैं, मेघ छा जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने मेघ आने के उपरांत क्या होता है उसका प्राकृतिक सजीव वर्णन किया है, और यहाँ पर मेघ अर्थात बादलों का कवि ने मानवीकरण किया है। अब देखते हैं हमारी कविता का जो पहला काव्यांश है उसको हम सेशन नंबर 1 में विस्तार से पढ़ते हैं। इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। सबसे पहले, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के,
आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब देखिए यहाँ पर कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब क्या होता है, बरसात की ऋतु। बरसात ऋतु होने से पहले कौन सी ऋतु होती है? गर्मी का मौसम होता है। और गर्मी के मौसम में सारा संसार सूरज के तपन से क्या हो जाता है? पीड़ित होता है। और ऐसे गर्मी से परेशान सारे लोग बरसात के इंतजार में है। और ऐसे समय में बहुत लंबा समय हो जाता है कि लोगों को लगता है कि अब वर्षा ऋतु नहीं होने वाले हैं। और ऐसे में अचानक से आकाश में मेघ छा जाते हैं। और उस मेघ छा जाने के बाद लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसका वर्णन किया है कि मेघों का वह स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए मेघ, बरसात हर सजीव के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमारा जो भारत की संस्कृति मानी जाती है वह अधिकतर ग्रामीण संस्कृति पर डिपेंड होता है, और अर्थात कृषि प्रधान संस्कृति पर डिपेंड है। और जो कृषक लोग होते हैं, बाकी तो लोग बरसात का इंतजार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कृषक लोग होते हैं अर्थात किसान लोग होते हैं वह अधिक बरसात का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर बरसात नहीं होगी तो वह खेतों में अनाज की निर्मित नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए सबसे ज्यादा गांव के लोग मेघों के इंतजार में हैं। अब देखिए यहाँ पर कवि ने मेघों की तुलना किससे की है? शहर में रहने वाले दामाद की। अब दामाद जो होते हैं वह हमेशा अपने ससुराल में नहीं जाते हैं, वह कभी कभार ही ससुराल में जाते हैं। कभी कभी तो एक लंबे अरसे के बाद भी वह ससुराल में जाते हैं। 1 साल के बाद या उपरांत जब कोई शहर का दामाद जब गांव में आता है तो उसका स्वागत किस प्रकार से किया जाता है इसको हम सब पता है। तो उसी प्रकार से कवि ने यहाँ पर शहर के दामाद का स्वागत जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार 1 वर्ष के उपरांत जब मेघ का आगमन होता है, मेघ आने लगते हैं, बादल छा जाते हैं, तो सारे ग्रामीण लोग, ग्राम में रहने वाले जितने भी रहवासी है उसका स्वागत करने लगते हैं। कवि कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, बन ठन के सज धज कर। अब देखिए जब मेहमान कहीं पर जाता है तो वह साज श्रृंगार करके ही जाते हैं ना। हम भी किसी नए स्थान पर जाना होता है, गाँव में जाना होता है या कहीं पर भी जाना होता है तो हम भी सज संवज कर जाते हैं। तो उसी प्रकार कवि कल्पना कर रहे हैं कि मेघ कैसे आ गए हैं, 1 वर्ष के बाद आए हुए हैं। और वह ऐसे नहीं आए हैं बल्कि सच संवर कर आए हैं। और उसके आने की सूचना कौन दे रहा है? आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का अर्थ क्या होता है? हवा। अब देखिए हमने देखा होगा जब वर्षा ऋतु में जब सारे आकाश में मेघ छा जाते हैं, बादल छा जाते हैं, तो उसके पहले जब अब पता लगता है कि सारे धरती पर अब मेघों ने आच्छादन कर लिया है और कुछ ही समय के उपरांत बरसात हो जाएगी। लेकिन उसके पहले जोरदार तूफान हवा चलने लगती है। लेकिन वो हवा कैसी होती है? ज्यादा उसमें तेज नहीं होती है वह हवा, धीरे धीरे वह बहती है, उसमें शीतलता होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि कह रहे कि बयार चली आगे आगे नाचती गाती। तो उस मेघों का आने का संदेश लेकर सबसे पहले हवा ने गांव वालों को बता दिया है कि वो अब बरसात का या अब मेघों का, बादलों का आगमन होने वाले। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। अब देखिए यहाँ पर बयार का अर्थ होता है हवा, और हवा का प्रतीक के रूप में वर्णन किया है जैसे कि छोटी छोटी जो लड़कियां होती है ना। अब देखो जैसे गांव में शहर का कोई दामाद आने वाला होता है मेहमान के रूप में, तो उसका जैसे ही वह प्रवेश करता है गांव में तो उसके आने की सूचना सबसे पहले गांव वालों को कौन देते हैं? जो छोटे छोटे गांव के लड़कियां जो होती है ना, वह क्या करती है, जिस गली से वह गुजरने वाला होता है मेहमान, उस गली में जा जाकर चिल्लाने लगते हैं कि मेहमान आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं। और उसकी वह सूचना ऐसा लगता है कि जैसे कौन दे रही है, अब शहर के मेहमान दामाद की सूचना वो लड़कियां देती है। तो उसी प्रकार मेघों के आने की सूचना
कौन दे रहा है? हवा दे रही। तो यहाँ पर हवा किसका प्रतीक है? लड़कियों के, गांव में रहने वाले जो छोटी छोटी लड़कियां होते हैं उसके प्रतीक है। और वो कैसे आ रही है? नाचते हुए गाते हुए आगे आ रही है। और जैसे यह सूचना गांव के लोगों को मिल जाती है तो क्या होता है? जिस गली गली से वो मेहमान गुजरने वाला होता है उस गली के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती है। क्यों खुलने लगती है? क्योंकि उस मेहमान को देखने के लिए जो साल भर एक वर्ष के उपरांत आने वाला होता है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। अब देखिए पाहुन का अर्थ क्या होता है? पाहुना अर्थात मेहमान। अब गांव में जो मेहमान आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है? शहर से। अब शहर से कौन आया हुआ है? उस गांव का दामाद आया हुआ है। और उसके स्वागत के लिए सारे लोग, उसके आगमन के उपरांत सारे लोग उसको देखने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं, ओपन कर दिए हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। अब देखिए यहाँ पर मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, इसमें इन काव्यों के पंक्तियों में कवि ने मानवीकरण किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया हुआ है। इसमें हवा और मेघ अर्थात बादलों का मानवीकरण किया है। अब मेघ और बादल को किसका प्रतीक माना है? मेहमान का अर्थात दामाद रूपी मेहमान का। और हवा को किसका प्रतीक माना है? छोटे छोटे लड़कियों का। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तथा बड़े बन-ठन में इसमें ब इस शब्द का पुनरावृत्ति हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस प्रकार हमने इस काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: बन-ठन कर, सच संवर कर, बयार हवा, पाहुन मेहमान। बन-ठन के आना यह एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ है सच संवर कर आना। आपको एग्जाम में मुहावरे पूछ सकते हैं, तब आप मुहावरे लिखकर उसका अर्थ लिखना है और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं। अब देखते हैं भावार्थ। कवि बादलों को शहरी मेहमान के रूप में चित्रित करते हुए कहता है कि बादल सच धज कर आए हैं, उनके आगे आगे चलते हुए अर्थात अगवानी करते हुए शीतल हवा बहने लगी। इस शहरी मेहमान को देखने के लिए गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी है। वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल घिर आए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि गांव में कोई शहरी मेहमान अर्थात दामाद आया हुआ है। अर्थात बादल सच धजकर शहरी मेहमान की तरह आए हुए हैं। तो इस प्रकार हमने जो काव्यांश पढ़ा उसका भावार्थ देख लिया है। अब देखते हैं विशेषता। जो काव्यांश पढ़े उसमें क्या क्या विशेषता है। गांव में मेघ रूपी बादलों के आने का कवि ने सजीव चित्रण किया हुआ है। फिर बादल और हवा का मानवीकरण किया गया है। इसके बाद मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, इस पंक्तियों में मानवीकरण भी किया है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस प्रकार एक ही काव्य की पंक्ति में मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने मेघ आए इस कविता के पहले काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।